representation of data we have already learned last time, so it can be done in various forms. There are two major forms. One is the tabular form and one is the diagrammatic form. In tabular form, what we do is we put in tables. Tables को मैंने पिछली बार समझा दिया था. Table number, title, head note, row heading, column heading, फिर sub heading, फिर sub column heading, total rows, total of the rows, total of the columns. Here is the body and here are the individual entries, that is the stub entries. उसके बाद diagrammatic form में हमने थोड़ा सा लास्ट टाइम पिक्टोग्राफ, एरिया ग्राफ थोड़ा सा फास्ट किया था. तो दिस इज अ पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ में जिस चीज़ का हम डिवीजन कर रहे हैं या जिस चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं उसका पिक्चर्स लगाते हैं. जैसे यहाँ कपकेक्स का पिक्चर लगाया है, कार्स का लगा सकते हैं, स्टूडेंट्स का लगा सकते हैं. दिस पिक्टोग्राफ इज यूजुअली फॉर अ वेरी स्मॉल डेटा. अ पिक्टोग्राफ इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. You have a legend. This is known as the legend. Legend में हम उस this is the legend. तो legend में हम उस जो भी चीज़ हम ये कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस चीज़ का फोटो लगा देते हैं. जैसे यहाँ पर मंडे से संडे कितने कप केक्स बेचे गए उसका फोटो लगाया है. सो 1 कप केक इज इक्वल टू 6 यूनिट्स. तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इसका मतलब सैटरडे को 10 बेचे गए. 10 इंटू 6 60 बेचे गए. संडे 9.5 इंटू 6 दैट इज 57 बेचे गए. थर्सडे 3.5 मीन्स 18 और 3 21 बेचे गए. तो दिस थर्सडे इज 3.5 which means 21, क्योंकि 3.5 into 6 that is 21. So this is how we draw pictographs. Now the next graph is pie chart. Pie chart में the number of corona patients in Europe. तो जैसे इटली में सबसे ज़्यादा, पूरे यूरोप में जितने कोरोना के पेशेंट्स हुए उसमें से 30% 30.3% इटली में हुए. So here you convert the circle into different pie areas or different what you call as arcs. These are arcs. This is an arc and this is a pie area. So you can convert it into different pie areas और फिर किसी एक पाई एरिया को आप अलग से पाई एरिया में कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे यहाँ पर 10 से कम जिनका है उनको अलग से एक पाई एरिया में कन्वर्ट कर दिया. पाई एरिया में या पाई चार्ट में दिस इज अ लेजेंड. दिस इज अ लेजेंड. ये लेजेंड होता है. लेजेंड में व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर गिविंग द नेम्स ऑफ द different groups of data or the colors of the different groups of data. Pie chart is always colorful, or at least the shading is different in the shades of gray. Shading is different in the shades of gray. तो इस पाई चार्ट को देख के भी हमको समझ में आ जाता है कि सबसे ज़्यादा इटली में है और सबसे कम अगर है तो वो ऑस्ट्रिया में है. तो दिस इज अ पाई चार्ट. उसके बाद we come to cartograms. Cartograms are usually given by maps. Here this is a legend. ये जो दिखा गया है this is a legend. तो ये लेजेंड है. इसमें लेजेंड की साइजेस बताई हैं. तो इतने सारे एरियाज में हर एक का वैल्यू लिखना पॉसिबल नहीं है. जैसे अगर ये छोटा सा एरिया हम लें, दिस स्मॉल एरिया, तो इसका वैल्यू आएगा समवेयर अराउंड 600 भी नहीं, शायद 100 आएगा. तो 100 का इतना छोटा एरिया जो है दिस वीकेंड, तो हमको ये पता चलता है कि ये बेल्ट जो है ये बेल्ट में कोरोना ज़्यादा फैला हुआ है. ये बेल्ट जो है ये बेल्ट में कोरोना ज़्यादा फैला हुआ है.
ये बेल्ट जो है, ये बेल्ट में कोरोना ज़्यादा फैला हुआ है, ये बेल्ट जो है, ये बेल्ट में कोरोना ज़्यादा फैला हुआ है। तो वी कैन टेल दैट दिल्ली, मुंबई और महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटका एंड केरला, ये 4 एरियाज में कोरोना ज़्यादा फैला हुआ है। सो दिस इज अ कार्टोग्राम इन विच the use of maps, there is use of maps for making different graphs. Cartogram is useful for understanding the area wise, cartogram is useful for understanding the area wise different distributions in a particular geographic area. So कार्टोग्राम आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं एक अंदाज से। आप गुजरात का मैप या, और उसमें डेटा देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गोल 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 करना है और एक लेजेंड देना है। लेजेंड, हर कार्टोग्राम का ऊपर टाइटल होता है, हर ग्राफ का, हर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का टाइटल होता है। तो यहाँ पर टाइटल क्या आएगा? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोना केसेस इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोना केसेस इन इंडिया। टाइटल लिखना कभी नहीं भूलना। Okay, so this is how a cartogram goes. Then we come to the next, that is the bar diagram. Bar diagram can be single axis, can be double axis. Bar diagram का legend जो है, say for single axis we have one legend. So this is one legend for single axis, and if we have two legends, two axis bar diagram, then this will be the legend. ये पूरा एक एक्सिस का लेजेंड एक पार्ट पे दिया जाता है, दूसरे एक्सिस का लेजेंड दूसरे पार्ट में दिया जाता है। सो इस बार डायग्राम में व्हाट इज देयर? इस बार डायग्राम में वी हैव, यू कैन ऑल्सो हैव टू बार डायग्राम्स ऑफ टू डिफरेंट एक्सिस, मतलब इसका जीरो यहाँ से नहीं, यहाँ से भी चालू हो सकता है। सो एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स इज यू हैव टू बार्स वन अबाउट द अदर, you have two bars one above the other. तो इस बार डायग्राम में here is the title of the bar diagram or the title of the axis, here is the other title of the bar diagram or the title of the other axis. Okay, तो this is how a bar diagram goes. ये बार डायग्राम में हम देख के बता सकते हैं कि फिलीपींस में नंबर ऑफ केसेस पर 1000 सबसे ज़्यादा है, whereas यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में नंबर ऑफ केसेस पर 1000 सबसे कम है। सबसे ज़्यादा टेस्ट कहाँ हुए हैं? सबसे ज़्यादा टेस्ट हुए हैं आइसलैंड में, विच इज 7%, मतलब 7 आउट ऑफ 100 पीपल हैव बीन टेस्टेड, वेयर एज सबसे कम टेस्ट हुए हैं पाकिस्तान में, in which only 2% or 3% of the population has been tested. Okay, so this is how a bar diagram goes. Now we come to the next part, that is the line diagram. Line diagram में हमने पिछली बार देखा how India fared after first 100 COVID-19 cases. तो 100 COVID-19 केसेस डे 1 पे जब हुए, उसके बाद इंडिया को 500 आने में 8 दिन लगे, वेरेस साउथ कोरिया को 500 आने में सिर्फ 2.5 दिन लगे। तो दिस इज हाउ वी मेक अ लाइन डायग्राम, एंड एरिया डायग्राम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लाइन डायग्राम। यहाँ पर जो है, if you have a source, you can mention the source just as we have mentioned here. वर्ल्ड डेटा, आवर वर्ल्ड डेटा वाला ये सोर्स मेंशन किया है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज द लेजेंड। ऊपर वाला पार्ट जो है, दिस इज द लेजेंड। लेजेंड इज हाउ यू आर गोइंग टू रीड द ग्राफ।
अगर ये लेजेंड नहीं लिखा गया है तो we will not be able to understand which line is for which country. So this is the legend. Okay, next comes the area graph. Area graph में होती line ही है, but actually the area under the two lines is taken. So area graph में भी you have to mention the source. For example, here we have mentioned the source as BBC. We have mentioned the time taken for the graph. So this graph suggests of coronavirus cases, recoveries and deaths. तो ये ग्राफ देख के हमको ये समझ में आता है कि the current cases are increasing, the recoveries are also increasing, the deaths are also increasing, but the number of deaths is a very small part of the total number of cases of corona. So if you see here, what I mean to say is this whole area, Yes, miss. this whole area is the area which is covered by current cases of corona. This area is the area which is covered by recoveries, and this area is covered by the number of deaths. So here the current cases, though only this much is orange, the total area covered is this much. The recovery is only this much is green. The total area covered is from here to here, from the line to the axis. And deaths का तो clear है क्योंकि उसके नीचे कोई area आता नहीं. So this is how the area graph goes. यहाँ तक हमने last time कर लिया था. अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो you can ask questions. ये जो line है यहाँ पर out of the 3,60,000 confirmed cases globally, this is just to, ये लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, this is just to numeric, मतलब express the area in numerals. So this line is not essential because I have copied a image this line has come, and sometimes you can even write why this spike is there. So sometimes it is also not essential. The area graph you can easily write this. Okay, then the next come. Okay, so now how are we going to write? Again, these guidelines is, okay, the guidelines is actually क्या क्या लिखना चाहिए इन सब ग्राफ्स में. So one is title. You should have a suitable title to write on the graph. The size of the graph should not be too long and not be too short. न अति संक्षेपम न अति विस्तारम. ठीक है. Then on what are you going to draw the graph? So you can draw the graph on a plain paper. You can draw the graph on a graph paper. You can draw the graph in soft copy just as we did it in Excel. Okay, then the scale of the graph, that is the y-axis is important as it is the magnitude. So the scale of the graph, the y-axis should be definitely written. Many a times on the x-axis we are writing the groups. So the groups of the x-axis also should be mentioned. So we can mention it in the index. If the index has two or more variables, just as we had in the bar graph, so there were two variables. So it is simple that we have to color those two variables with different colors, and the decision of the type of diagrammatic representation should be taken as a wrong representation. अगर आपने इस चीज को अगर आपने बार ग्राफ में ड्रॉ कर दिया तो the representation will not be able to give you a nice total picture of the total graph. So this is how the guidelines represent. तो यहाँ तक हमने last time कर दिया था.
फास्ट किया था इसलिए रिपीट किया. नाउ वी मूव टू द अवर लास्ट पार्ट which is test. So there are two types of tests which are usually done in statistics for a group of samples or for a क्या कहते हैं उसको data. So there are two types of tests. One is the parametric test and one is a non-parametric test. So what I have done is I have इस चीज का भी आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. डिटेल में इसके ऊपर भी सम्स नहीं पूछे जाएंगे. So a parametric test is an aspect of population. A parameter is an aspect of population. जैसे population का standard deviation या population का mean. So a parameter is an aspect of population. A statistic is an aspect of sample. जैसे sample का standard deviation या sample का mean. So a population mean is a parameter while a sample mean is a statistic. So this is the difference between statistics and parameter. Parameter talks about the whole population. Again, the parameter of the population may be assumed, may be actual. May be assumed, may be actual. So for example, you have to find out what is the population or what is the growth rate of population of India. So for having a growth rate of population of India, what is the basic for which you can frame a parameter? You can frame the parameter by the census. You can frame a parameter by the census. It is not an actual parameter or exact parameter, but it will roughly give you an idea for the whole population. So आज हमने सेंसस किया, फिर हम 10 साल बाद वापस सेंसस कर रहे हैं. तो आज हमारा पॉपुलेशन समझो 1 करोड़ है और 10 साल बाद हमारा पॉपुलेशन 1 करोड़ 10 लाख है. वैसे ये जनरलाइज फिगर ले रहा हूँ, मुझे पता है कि इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ है. तो आज हमारा पॉपुलेशन 1 करोड़ है और 10 साल बाद 1 करोड़ 10 लाख है. तो इसका मतलब ये है कि 10 साल में 10 लाख पॉपुलेशन बढ़ गया. 10 साल में 10 लाख पॉपुलेशन बढ़ गया. इसका मतलब our growth rate is 1 lakh per year. 1 lakh per year or around 30,000 per month. नहीं, not 30,000, उससे भी कम आएगा, डिवाइड बाय 12 आएगा. तो इट इज समवेयर अराउंड 800 पर मंथ. तो ये हमको हमारा एक अज्यूम्ड पॉपुलेशन का फिगर हमको पता चलता है. वेयर एज फॉर अ सैंपल वी कैन टेस्ट. हमने एक सिटी ले लिया या फिर हमने एक एरिया ले लिया वेस्टर्न रीजन और उसका पॉपुलेशन हमने चेक कर लिया. तो वी विल हैव द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फॉर अ सैंपल. So now what we are going to do, we are just going to check whether our sample growth rate is equivalent to our population growth rate. So we will be doing that in a parametric test in which we are taking the standard deviation or the growth rate or the mean of the sample and comparing it with the population. Now why parametric tests are important is because we need to find out whether the parameter and the sample is exactly related or not. Plus we also need to find out whether the parameter and the statistics is different because of sampling error or because of random sampling error or because it is by chance probability हमने सीखा हुआ है. तो ये चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए. इसका एक अच्छा एग्जांपल ये दे सकते हैं इसी ग्रोथ रेट में कि द ग्रोथ रेट ऑफ स्टेट्स इन लाइक यूपी इज मोर, whereas the growth rate of states like Manipur, Mizoram is very less. So if we take a sample from UP, the growth rate will be more than that what is found in the census. Whereas
if we take a sample from Manipur, Mizoram, the growth rate will be, or Kerala suppose, the growth rate will be very small than what is found in the parameter or what is found for the population. So for this, for checking if the growth rate difference is significant, we need to do a parametric test. So a parametric test compares the population with the sample. So parametric statistical test makes an assumption about the population, जैसे हमने growth rate को assume किया, from where the statistic or from where the sample comes from. In a parametric test, it is always believed that the distribution is a normal distribution. What do you mean by normal distribution? Gaussian curve या bell curve. So the distribution is assumed to be a normal distribution. Okay, so this is what parametric test is all about. In a non-parametric test, we don't assume anything about the population. A non-parametric test speaks only about the sample. So it will ideally speak about two things in the sample or two different samples. It will not assume anything about the population. Population का कोई भी चीज नहीं assume किया जाता. For example, if you are taking a growth rate in UP and a growth rate in Mizoram, so we are comparing two growth rates of two different states. We are not assuming the growth rate of India. और अगर हम ये समझ रहे हैं कि जैसे पेट्रोल कितना उड़ता है, तो एक सैंपल का हम टेम्परेचर भी चेक करते हैं और वॉल्यूम भी चेक करते हैं. तो वी आर चेकिंग वेदर द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम हैज एनी रिलेशन. So we are not speaking about the whole of the petrol tank. We are speaking about only the sample of petrol taken at different temperature. या फिर we are speaking about the crash test. कार का crash test करते हैं. So we are talking about the particular sample which is taken for the crash test, not the whole of the population of that model of cars. So non-parametric test focuses on the sample only, two variables in a sample or two samples with the same variable. But a parametric test talks about comparison of population with the sample. यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Parametric test talks about or compares the population with the sample, whereas a non-parametric test doesn't talk about the population. It compares only the sample and two parameters in the sample, or it compares two different samples to each other. किसी को कोई डाउट नहीं है? Because this is a very basic thing which you have to write in the exam. So for every parametric test, there is a corresponding non-parametric test. मतलब जैसे आपने ग्रोथ ले लिया तो ग्रोथ के लिए आप समझो एनोवा करोगे, एनोवा टेस्ट करोगे फॉर अ पैरामेट्रिक टेस्ट इन विच यू आर कंपेयरिंग द growth rate of India with the growth rate of UP or growth rate of India with the growth rate of Manipur. You will be going to do a ANOVA. Whereas अगर आपको एक ही स्टेट में दो पीरियड्स में अगर आपको टेस्ट करना है तो यू विल बी डूइंग अ काई स्क्वायर टेस्ट कि ठंडी में फर्टिलिटी ज़्यादा है या गर्मी में फर्टिलिटी ज़्यादा है. सो यू विल बी डूइंग अ काई स्क्वायर टेस्ट. So for every parametric test, there is a corresponding non-parametric test. So what are the types of tests? There are different types of tests. If you go deep into statistics, you will be doing different types of tests which are parametric and non-parametric. I have mentioned only some, out of which the most popular test in parametric are student's t-test and the ANOVA test. Whereas in the non-parametric, we have the chi-square test, which is the most used test. There is of course Fisher's exact test also, Mann-Whitney test also, but the chi-square test is the most used test in
non-parametric tests. Okay, so let us go to each of the tests. What I have done is I have explained only three tests: the student t test, the ANOVA test, and the chi-square test. So let us start with the student's t test. We will be again revising the student t test next time. So स्टूडेंट टी टेस्ट को स्टूडेंट टी टेस्ट क्यों कहते हैं, उसका एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। विलियम गॉजेट नाम का एक आदमी था, ये स्टोरी आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा। विलियम गॉजेट नाम का एक आदमी था, जिस आदमी ने ऑक्सफोर्ड में स्टैटिस्टिक्स में एमएससी किया। उसके बाद गिनिस नाम का एक बड़ा बियर का कंपनी था, तो गिनिस नाम, ये गिनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये इसी कंपनी का बनाया हुआ है। तो गिनिस नाम का एक बड़ा बियर का कंपनी था, जिनको अच्छी बियर कौन से टाइप ऑफ बार्ली से बनती है या कौन से बार्ली का सबसे ज़्यादा यील्ड आता है वो फाइंड आउट करना था। तो सबसे ज़्यादा कौन से बार्ली का यील्ड आता है वो अगर फाइंड आउट करना है तो या तो उनको बार्ली बोनी पड़ेगी और 6 महीना रुकना पड़ेगा, उसके बाद वो यील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि प्रीवियस डेटा जो है, जो पूरे पॉपुलेशन का एक प्रीवियस डेटा है कि इस बार्ली का यील्ड इतना किलोग्राम पर हेक्टर आता है, इस बार्ली का यील्ड इतना किलोग्राम पर हेक्टर आता है, इस बार्ली का यील्ड इतना किलोग्राम पर हेक्टर आता है। जो उनके पास 4 या 5 वैरायटीज थी। तो उस स्टैटिस्टिकल डेटा से विलियम गोजेट ने फाइंड आउट किया कि कौन सी बार्ली से ज़्यादा बियर बनेगी, और उसने एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया था कि आपका जो भी डेटा है वो मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। लेकिन ही थॉट दैट इट शुड बी, ये जो टेस्ट उसने यूज किया या टेस्ट उसने जो डेवलप किया, दैट शुड बी कम्युनिकेटेड फॉर बेटर इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल्स एट अ लार्ज। और इसीलिए उसने जो पेपर पब्लिश किया फॉर टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेस्ट, वो पेपर में उसने अपना नाम नहीं यूज किया बिकॉज ही वॉज अंडर अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। उसने नाम यूज किया स्टूडेंट। द पेपर वॉज रिटन बाय अ पर्सन नोन एज स्टूडेंट। तो इसीलिए ये टेस्ट फेमस हुआ स्टूडेंट्स टी टेस्ट के नाम से। वैसे इसको सिर्फ टी टेस्ट भी बोल सकते हैं। ये टी टेस्ट जो है वो 2 पार्ट में यूज होता है, या 3 केसेस में यूज होता है। जब हमको हमारा जो स्टडी साइज है वो बहुत छोटा है, तो when the study size is small we can use a t-test. When the population standard deviation is unknown, just as it was the case in barley, so the population standard deviation is not known, we can use a t-test. Or when the sample is being compared to the population, we can use a t-test. t-test दो प्रकार का होता है, one is paired t-test, one is unpaired t-test. So we will look into paired and unpaired t-test with proper examples next time. What we will do right now is we will take, next time means tomorrow. So tomorrow I plan to complete the whole of this part of medical statistics, and I don't know who is going to take the research methodology part. Research methodology का part already हो गया है, तो अलग बात है. We will discuss it after we take attendance. So here is your link for attendance, and you can go and give the attendance.